नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने चैनल टारगेट्स मैथ्स विद प्रशांत पे स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। आज हम लोग उसी श्रृंखला में पढ़ते हैं परिपूर्ण संख्या और सह अभाज्य संख्या क्या होती है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न संख्या में से परिपूर्ण संख्या है और आपसे 4 ऑप्शन दे देते हैं, आपको उसमें से सही आंसर्स को बताना रहता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहला टॉपिक अपना परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट नंबर। इसको इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट नंबर। तो पहले आप डिफिनेशन जान लीजिए, आखिर यह परिपूर्ण संख्या होती क्या है। डिफिनेशन है ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग, जिसके गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग संख्या के दोगुने के बराबर होता है। गुणनखंडों का योग संख्या के दोगुने के बराबर होता है, उसे हम परिपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या 6 है। सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या 6 है। इसको देख लीजिए, 6 के गुणनखंड, बच्चों 6 के गुणनखंड कितने होते हैं? तो सबसे पहले 6 का गुणनखंड 1 होगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 6। ठीक, 6 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 6। अब मैं गुणनखंडों का योग कर देता हूं, 1 + 2 + 3 + 6। गुणनखंडों का योग 6 3 9 2 11 1 12। जो गुणनखंडों का योग है मेरे बच्चों, वह संख्या के दोगुने के बराबर है। 6 संख्या है, 6 का दोगुना कितना हुआ? 12। तो जो है 6 सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या है। अगर आपसे आज के बाद कोई पूछेगा कि परिपूर्ण संख्या क्या है, तो मुझे उम्मीद है कि आप बता लोगे अब कि परिपूर्ण संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके गुणनखंडों का योग संख्या के दोगुने के बराबर होता है। चलिए हम और एक संख्या देख लेते हैं। जैसे दूसरी संख्या 28 है। 28 भी एक परिपूर्ण संख्या है। तो आप पहले जान लीजिए कि 28 परिपूर्ण संख्या है तो आखिर कैसे है। देखिए, सबसे पहले आप संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को लिखते हो। संख्या के गुणनखंडों को, अभाज्य नहीं गुणनखंडों को लिखते हो। तो 1 2 7 1 2 4 7 14 और 28, यही जो है 28 के गुणनखंड है। तो अब आप गुणनखंडों का योग कर लीजिए। गुणनखंडों का योग 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, गुणनखंडों का योग हुआ 56। जो 56 है, यह संख्या 28 के दोगुने के बराबर है। संख्या का जो दोगुना है वही गुणनखंडों का योग है, इसलिए 28 भी परिपूर्ण संख्या है। आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या क्या है, तो आप बताओगे कि सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या 2 होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी परिपूर्ण संख्या क्या होगी, तो आप बताओगे कि सर सबसे बड़ी परिपूर्ण संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग परिपूर्ण संख्या के बारे में समझ गए होंगे। चलिए अब मैं चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, उसको पढ़ लिया जाए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सह अभाज्य संख्या। तो चलिए अब हम लोग सह अभाज्य संख्या को पढ़ लेते हैं। यह भी टेट सीटेट और यूपी लेखपाल की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या
इंग्लिश में इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। तो देखिए बच्चों, को प्राइम नंबर ऐसी दो संख्या, अब पहला वर्ड ही है ऐसी दो संख्या। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी सहअभाज्य संख्या पूछी जाएगी तो हमेशा दो संख्याओं के बीच में पूछी जाती है। सहअभाज्य संख्या हमेशा दो संख्याओं में होता है। तो चलिए हम डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। तो ऐसी दो संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त ऐसा कोई गुणनखंड ना हो जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं 16 और 25, 16 और 25, 16 और 25 जो है सहअभाज्य संख्याएं हैं। 16 और 25 सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो देख लीजिए आखिर कैसे 16 और 25 सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम 16 का गुणनखंड लिखेंगे। 16 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा। 25 का गुणनखंड 1, 5 और 25। तो एक के अतिरिक्त ऐसा भी कोई भी गुणनखंड नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। इसलिए 16 और 25 आपस में सहअभाज्य संख्या है। चलिए मैं दूसरी संख्या को ले लेता हूं। जैसे 48 और 49 को ले लिया जाए। देखिए 48 का गुणनखंड करिए। 48 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48। 49 का गुणनखंड 1, 7 और 49। एक के अतिरिक्त ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। इसलिए 48 और 49 भी आपस में सहअभाज्य संख्या है। जैसे मैं 14 और 15 को ले लेता हूं। एक और एग्जांपल्स लेता हूं 14 और 15 को। 14 का हम गुणनखंड लिखते हैं 1, 2, 7 और 14। 14 के गुणनखंड 1, 2, 7 और 14 होते हैं। 15 के गुणनखंड 1, 3, 5 और 15 होते हैं। तो देखिए एक के अतिरिक्त ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। इसलिए 14 और 15 आपस में सहअभाज्य संख्या है। अब मुझे उम्मीद है कि आप सहअभाज्य संख्या के बारे में समझ गए होंगे। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी दो संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त कोई ऐसा गुणनखंड ना हो जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। हाँ, और आप एक डिफिनेशन और कह सकते हो कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा HCF सदैव 1 होता है, वे संख्याएं आपस में सहअभाज्य होती हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा सदैव 1 होता है, वे आपस में सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम सहअभाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ नोट्स को पढ़ लेते हैं। देखिए नोट नंबर 1 है, नोट नंबर 1 है दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत संख्याएं सदैव सहअभाज्य होती हैं। दो क्रमागत संख्याएं सदैव सहअभाज्य होती हैं। अब कोई भी आप दो क्रमागत संख्या ले लीजिए। जैसे मैं ले लेता हूं 45 और 46। 45 और 46 कैसी संख्या है? दो क्रमागत संख्या है। तो इसका फैक्टर लिखिए। 45 का गुणनखंड 1, 3, 5, 9, 15 और 45। 46 के फैक्टर 1, 2, 23 और 46। तो एक के अतिरिक्त ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। इसलिए 45 और 46 आपस में सहअभाज्य संख्या है। आप कोई भी दो क्रमागत संख्या ले लो,
तो दो क्रमागत संख्याएं भी आपस में सह अभाज्य होती हैं। अब नोट नंबर 2 को पढ़ लिया जाए। नोट नंबर 2 है कि अगर दो संख्याएं सह अभाज्य हैं, अगर दो संख्याएं सह अभाज्य हैं तो उनका योगफल और गुणनफल भी आपस में सह अभाज्य होता है। जैसे देख लीजिए 5 और 6 दो संख्याएं हैं, ये सह अभाज्य है क्योंकि 5 का गुणनखंड 1 और 5 होता है। 6 का गुणनखंड 1, 2, 3 और 6 होता है। 1 के अतिरिक्त ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए 5 और 6 सह अभाज्य संख्या है। अब 5 और 6 सह अभाज्य संख्या है तो इनका योग 6 5 11, गुणनफल इनका 6 पंचे 30, तो 11 और 30 भी आपस में सह अभाज्य संख्या होगी। तो आपने सेकंड नोट पढ़ा कि अगर कोई दो संख्या सह अभाज्य है तो उनका गुणनफल और योगफल भी आपस में सह अभाज्य होगा। चलिए अब हम नोट नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। नोट नंबर 3 है कि दो अभाज्य संख्याएं सदैव, दो अभाज्य संख्याएं सदैव आपस में सह अभाज्य होती हैं। दो अभाज्य संख्याएं सदैव आपस में सह अभाज्य होती है। जैसे 5 और 7 दो अभाज्य संख्या है तो 5 और 7 सह अभाज्य भी है। 11 और 13 दो अभाज्य संख्या है तो 11 और 13 सह अभाज्य भी है। 17 और 19 दो अभाज्य संख्या है तो 17 और 19 दो सह अभाज्य संख्या भी है। तो आप कह सकते हो कि दो अभाज्य संख्याएं सदैव सह अभाज्य होती हैं। अब हम अगले नोट को पढ़ते हैं कि एक जो है सभी के साथ सह अभाज्य होता है। एक सभी के साथ सह अभाज्य होता है। एक सबके साथ सह अभाज्य होगा। जैसे एक 5 ले लो, एक 10 ले लीजिए, एक को आप किसी भी संख्या के साथ ले लीजिए, एक जो है सभी संख्या के साथ सह अभाज्य होगा। मुझे उम्मीद है कि अब आप सह अभाज्य संख्या के बारे में भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाता हूं, इन्हीं संख्याओं से ही रिलेटेड है। शायद आप उसका नाम आज पहली बार सुनोगे, रामानुजम संख्या। बहुत कम ही लोगों को पता है कि रामानुजम संख्या क्या होती है, किसे हम रामानुजम संख्या कहते हैं। तो आज आप लोग जान लीजिए कि जो 1729 है इसको हम रामानुजम संख्या कहते हैं। 1729 को क्या कहते हैं? रामानुजम संख्या कहते हैं। अब आप पूछोगे कि सर हम 1729 को रामानुजम संख्या क्यों कहते हैं? तो भैया मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जो 1729 है पूरे गणित में इकलौती एक ऐसी संख्या है जो दो संख्याओं के अलग अलग घनों के योग के बराबर है। देखिए जो 1729 होता है यह 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है? 729 और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। 1000 प्लस 729 हो जाएगा 1729। पहली संख्या आपको 9 और 10 मिली, मतलब 9 और 10 एक ऐसी संख्या का जोड़ा आपको मिला है जिसका क्यूब करेंगे और फिर उसका हम सम कर देंगे तो 1729 के बराबर हो जाएगा। और एक संख्या है 1729 जो है 12 का क्यूब और 1 का क्यूब। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 और 1 का क्यूब होता है 1 बराबर 1729। तो इसलिए हम 1729 को रामानुजम संख्या कहते हैं। रामानुजम संख्या ऐसी संख्या है जो 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब के बराबर होगा 1729
और 1 का क्यूब प्लस 12 के क्यूब के बराबर होगा 1729। पूरे गणित में केवल यही संख्याएं संभव हैं, इसलिए 1729 को हम रामानुजन संख्या कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप रामानुजन संख्या के बारे में भी समझ गए होंगे। तो ठीक है, आप जो है, अगर आपको कोई टॉपिक न समझ में आया होगा तो आप फिर से वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। और प्लीज आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।